हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। इस कार्यक्रम में हम वो ख़बरें लाने की कोशिश करते हैं जो आपको दूसरे माध्यमों से नहीं मिलती और ख़बरों को उस गहराई से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो आपको कहीं और से नहीं मिल पाती। आज की ख़बर काफ़ी अहम है। एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक फैसला लेकर अपनी ही सरकार के लोगों को चौकन्ना कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को ईरान, उत्तर कोरिया और हाल ही में अफगानिस्तान जैसे विदेशी मामलों पर पॉलिसी पर बुनियादी विवादों के दरमियान अपने तीसरे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन को व्हाइट हाउस से बाहर कर दिया है। 17 महीने साथ काम करने के बाद हालात इतने बिगड़ गए थे कि वो अपने बीच अलग अलग होने के तरीके पर भी सहमत नहीं हो सके। जैसे ही ट्रंप ने ट्विटर पर ऐलान किया कि उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन को व्हाइट हाउस से बाहर कर दिया है, उसके फ़ौरन बाद बोल्टन ने ट्विटर पर ही जवाब दिया कि उन्होंने इस्तीफ़ा खुद दिया है। एक लंबे वक्त से जॉन बोल्टन को सख्त रवैये के लिए जाना जाता है। बोल्टन ने अपने कार्यकाल का ज़्यादा टाइम ट्रंप को अमेरिका के दुश्मनों के साथ उनके मुताबिक गलत या नासमझी वाले समझौतों से रोकने की कोशिश में बिताया। ट्रंप ने बोल्टन के बारे में कई मीटिंगों में मजाक भी उड़ाया था कि बोल्टन अमेरिका को और जंगों में धकेलना चाहते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि राष्ट्रपति किसी एक तरफ ले जाना चाहे देश को और उनका सुरक्षा सलाहकार कहीं और ले जाना चाहे। और अब तक जो डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी 2017 से, जब से वो राष्ट्रपति बने हैं, तब से अपने बहुत से अधिकारियों को, मंत्रियों को, डिफेंस मिनिस्टर हों, चाहे फॉरेन मिनिस्टर हों, चाहे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हों, या उनके इलेक्शन में जो मेन स्ट्रेटजिस्ट थे, वो उन सबको उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। नए लोगों को लाते हैं, वो भी साथ में काम नहीं कर पाते। और जॉन बोल्टन की मिसाल तो बहुत ही दिलचस्प है कि वो तीसरे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे जो अब बाहर चले गए हैं। अमेरिका की हिस्ट्री में ये पहली बार है कि एक राष्ट्रपति के कार्यकाल में सिर्फ 17 महीने के अंदर चौथे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का आना अब लगभग नहीं बल्कि तय है। ट्रंप ने बोल्टन के बारे में कई मीटिंगों में मजाक भी उड़ाया कि बोल्टन अमेरिका को और जंगों में धकेलना चाहते हैं। यानी बिल्कुल बहुत ही गैर मामूली है। मुझे नहीं लगता कि दुनिया के किसी और देश में या किसी और राष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर ने इतनी तेज़ी से अपने लोगों को बार बार बदला हो और पब्लिक में अपनी नाराज़गी जाहिर की हो। हाल ही के दिनों में उनके मतभेद चरम पर पहुंच गए क्योंकि बोल्टन ने राष्ट्रपति को कट्टरपंथी तालिबान के नेताओं के साथ कैंप डेविड में शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने से रोकने के लिए आखिरी वक्त तक अभियान छेड़ रखा था। उन्होंने नीतिगत लड़ाई जीत ली क्योंकि ट्रंप ने इस सौदे को रद्द कर दिया, लेकिन जब राष्ट्रपति ने इस मामले को खेलने के लिए तरीके के बारे में गुस्सा किया तो बड़ा युद्ध हार गया। यानी ये जो एक जंग थी व्हाइट हाउस के अंदर, वो एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप हार गए। चूँकि ट्रंप ने जॉन बोल्टन को व्हाइट हाउस से बाहर कर दिया। जॉन बोल्टन नहीं चाहते थे कि उनके तालिबान के साथ कोई डील हो, लेकिन अब जबकि ट्रंप ने वो डील भी ख़त्म करने की बात कर दी है, वो कैंप डेविड में मिलने वाले थे तालिबान के लीडर्स से और अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी से, वो मीटिंग ही कैंसिल कर दी और ये कह दिया कि ये जो डील थी उसकी मृत्यु हो गई है, वो मर गई है। ट्रंप ने अपने ट्वीट में कहा कि मैंने कल रात जॉन बोल्टन को इन्फॉर्म किया है कि व्हाइट हाउस में उनकी सेवाओं की अब कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उनके कई सुझावों से बहुत असहमत था, यानी मैं उनके साथ में सहमति नहीं रखता था जैसा कि दूसरों ने प्रशासन में किया था। यानी जो दूसरे अब से पहले जो उनकी सरकार में थे, उनका भी इनसे मतभेद रहता था। इसी तरह से जो जॉन बोल्टन हैं, उनको भी मतभेद की वजह से ही बाहर किया गया है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कहा। और इसीलिए मैंने जॉन से उनके इस्तीफ़े के लिए कहा है जो आज सुबह मुझे दे दिया गया है। मैं जॉन को उनकी सेवा के लिए बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। ये बात कही डोनाल्ड ट्रंप ने।
न्यूयॉर्क टाइम्स के एक सवाल के जवाब में बोल्टन ने कहा कि उनका इस्तीफ़ा उनकी अपनी पहल थी, राष्ट्रपति की नहीं थी। ये बहुत ही दिलचस्प है कि आम तौर पर दुनिया की सियासत में, दुनिया में जो हुकूमतें होती हैं वो इतना खुल कर के मतभेद, जो इख्तलाफ राय है वो इतना खुल कर के कभी सामने नहीं आता। अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी को सरकार से अलग किया जाता है तो उसको इस्तीफ़ा देने के लिए कहा जाता है। ये कहा जाता है कि इज़्ज़त से तुम चले जाओ, तुम इस्तीफ़ा दे दो, और ये समझा जाता है कि अपनी कोई ज़ाती कोई परेशानी की वजह बता करके या हेल्थ रीज़न बता करके, सेहत मेरी ठीक नहीं है, इस तरह से इस्तीफ़े दे दिए जाते हैं और उनका मतभेद राष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर के साथ कभी पब्लिक में नहीं आता। लेकिन ये अमेरिका में अनोखा ही खेल हो रहा है कि राष्ट्रपति के साथ जब उनके मिनिस्टर्स या और महत्वपूर्ण अहम ओहदों पर रहने वाले लोगों को जब अलग किया जाता है तो वो इख्तलाफ पब्लिक में आ जाता है और डोनाल्ड ट्रंप अपनी सारी बात जो आम तौर पर सीक्रेट रखी जाती हैं वो सारी बात पब्लिक में ट्वीट करके ज़रिए दे देते हैं और उससे और एक तरह से सरकार के अंदर की मुश्किलें बढ़ती हैं। जॉन बोल्टन ने अपने ट्वीट में क्या कहा, ये बहुत दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि ट्रंप के बिना कहे कल रात उन्होंने इस्तीफ़े की पेशकश की थी, रात गुजरने पर आज सुबह मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है। ट्रंप का कहना है कि वो बोल्टन की जगह नया एनएसए अगले हफ्ते नियुक्त करेंगे। ऐसी खबरें भी हैं कि वे अगले साल राष्ट्रपति चुनाव से पहले विदेश नीति अपनी सोच के मुताबिक चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इतनी दिलचस्प बात है। अब से पहले अमेरिका जिस फॉरेन पॉलिसी पर चला, जिस तरह से अफ़गानिस्तान के मामले में ऐसी बात बराक ओबामा के वक्त तक ये नहीं कही जाती थी कि हम सारे फ़ौजी बुला लेंगे, वापस कुछ किए, लेकिन वहाँ पर रखे गए। ईरान के साथ न्यूक्लियर डील ख़त्म की डोनाल्ड ट्रंप ने, जो कि पहले से बराक ओबामा के ज़माने में वो डील की गई थी। और भी बहुत से ऐसे फैसले, नॉर्थ कोरिया के साथ भी वो जिस तरह से उनके नेता से किम जोंग उन से मिले सिंगापुर में, और उसके बाद अभी हाल ही में बॉर्डर क्रॉस करके साउथ कोरिया से नॉर्थ कोरिया में गए, वो बहुत ही अलग किस्म का उन्होंने रास्ता इख्तियार किया। वो आम तौर पर ऐसा लगता है कि दुनिया भर में अपनी छवि ये बनाना चाहते हैं कि वो जंगें ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, जिस तरह से मिडिल ईस्ट में ईरान, सऊदी अरब और इनको टकराने की बात करते रहते हैं, उसमें ऐसा लगता है कि वो जंग चाहते हैं। इसी तरह से जो यूरोप के साथ, यूरोप के जो नेटो के पार्टनर्स हैं उनसे पैसा और ज़्यादा लेने की जो कोशिश करते हैं, उसमें भी ऐसा लगता है कि वो नेटो को ख़त्म करना चाहते हैं। और कई और अंतर्राष्ट्रीय जो ख़ास तौर पे क्लाइमेट चेंज, जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है, उससे भी उन्होंने अमेरिका को अलग कर लिया है। और अलग अलग तरीके से, बिल्कुल इस तरह से जैसे पूरी दुनिया में एक तरह से बेचैनी पैदा करना चाहते हैं, वो भी उनके फैसलों से जाहिर होता है। इसी बीच व्हाइट हाउस ने कहा है कि डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र चार्ल्स एम कुपरमैन फ़िलहाल सलाहकार के तौर पर काम करेंगे। अब तक के इतिहास में किसी और राष्ट्रपति के दौर में अपने पहले 3 वर्षों में 4 राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए नहीं रहे हैं। ये ट्रंप के दौर में पहली बार हो रहा है। अभी पिछले कुछ महीनों से ये जाहिर हो रहा था कि जॉन बोल्टन बिल्कुल किनारे पर हैं, इख्तलाफ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन इसका किसी को पता नहीं था कि उनको एनएसए के तौर पर अचानक व्हाइट हाउस से बाहर कर दिया जाएगा। ट्यूसडे सुबह बोल्टन ने सिचुएशन रूम में राष्ट्रीय सुरक्षा की बैठक को लीड किया, जिसमें ऐसा कोई इशारा नहीं था कि अचानक उनको व्हाइट हाउस से बाहर कर दिया जाएगा। सुबह 11 बजे व्हाइट हाउस ने दोपहर 1:30 बजे का वक्त तय किया मीडिया ब्रीफिंग के लिए, जिसमें जॉन बोल्टन के अलावा विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और ट्रेजरी सचिव स्टीवन मेनुचिन के साथ आतंकवाद के बारे में बात करने वाले थे। लेकिन दोपहर के 2 मिनट पहले, यानी 12 बजने से 2 मिनट पहले, ट्रंप ने ट्वीट किया और कहा कि जॉन बोल्टन को व्हाइट हाउस से बाहर कर दिया गया है। ये देखिए कितना अच्छा, 11 बजे एक फ़ैसला लिया जा रहा है व्हाइट हाउस में ही, और 12 बजने से 2 मिनट पहले एक व्हाइट हाउस से खुद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्वीट आ जाता है और
ट्वीट के बाद पूरी सिचुएशन बदल जाती है। ब्रीफिंग उनके बिना आगे हुई और पोम्पियो जो महीनों से बोल्टन से असहमत थे, राष्ट्रपति के फैसले के बारे में कोई अफसोस नहीं जताया। पोम्पियो ने मीडिया से कहा कि उनके पास ऐसे लोग होने चाहिए जिन पर वो भरोसा करते हों और जो मूल हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, और उनकी कोशिश हो कि जो ऐसे फैसले हों जो अमेरिकी विदेश नीति को आगे बढ़ाने में उनकी मदद करें। यानी उससे ये भी जाहिर हो रहा है कि पोम्पियो और बोल्टन के बीच में बहुत ज़्यादा इख्तलाफ था। पोम्पियो के ओपिनियन को डोनाल्ड ट्रंप ने ज़्यादा अहमियत दी बोल्टन के मुकाबले में। पोम्पियो ने भी बोल्टन के साथ अपने मतभेद को छिपाने की कोई कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से ऐसे मामलात थे जो बोल्टन और मेरे अलग अलग विचार थे कि हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। ये पूछे जाने पर कि क्या इस फैसले से उन्हें निराशा हुई है, पोम्पियो ने कहा कि मुझे कभी सरप्राइज़ नहीं हुआ। यानी उन्हें इस बात की खबर थी कि ऐसा कुछ डोनाल्ड ट्रंप करने जा रहे हैं। पोम्पियो ने बोल्टन को अपनी टीम के खिलाड़ी के तौर पर कभी नहीं देखा, बल्कि राष्ट्रपति की नीतियों को कम आंकने वाले आदमी के तौर पर देखा। बोल्टन ने पोम्पियो को एक राजनेता के रूप में देखा जो ट्रंप के फेवर में सीनेट के लिए भविष्य में यानी फ्यूचर के लिए अपनी सपोर्ट देने के हक में थे। एक दिलचस्प खबर सामने आई है। ये बहुत ही दिलचस्प है कि जैसे ही बोल्टन को हटाने की घोषणा हुई राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से, उसके 1.5 घंटे बाद ही जो ये 1:30 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी उसमें बोल्टन के वाइट हाउस से बाहर जाने के फ़ौरन बाद ये कहा गया कि वहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें अमेरिका के जो वित्त मंत्री स्टीवन मनुचिन ने वाइट हाउस में ब्रीफिंग में कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ईरानी समकक्ष हसन रूहानी के साथ बिना किसी पहले शर्त के मिलने के लिए तैयार हैं। लेकिन उन्होंने इसी के साथ कहा कि ईरान के खिलाफ अधिकतम दबाव की पॉलिसी जारी रखी जाएगी। यानी जो मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी ट्रंप की है वो जारी रहेगी, लेकिन साथ साथ ये भी कहा कि ट्रंप बगैर किसी शर्त के ईरान के प्रेसिडेंट हसन रूहानी से मिलने के लिए तैयार हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप जब फ्रांस में थे, वहाँ इमैनुअल मैक्रों जो प्रेसिडेंट हैं फ्रांस के, उनके साथ बैठ करके उन्होंने कहा था कि मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। इमैनुअल मैक्रों ने उसी दौरान जब G7 की मीटिंग हो रही थी फ्रांस में, तो ईरान के विदेश मंत्री जवाद ज़रीफ को भी बुलाया था, जिसको आम तौर पर बहुत ही गैर मामूली वाक़या बताया जा रहा था और ऐसा लग रहा था उस वक्त कि कोई बड़ी मीटिंग की तैयारी हो रही है। मनुचिन ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ किया है कि वे बिना शर्त के अपने ईरानी समकक्ष यानी काउंटर पार्ट से मुलाकात करके खुश होंगे, लेकिन अधिकतम दबाव जारी रखा जाएगा। उन्होंने ये बयान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन को ट्रंप के जरिए उनके पद से हटाए जाने के सिर्फ 90 मिनट के बाद दिया है। दूसरी तरफ अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने, जो इस मौके पर मौजूद थे, इस सवाल के जवाब में कि क्या इसी महीने में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मौके पर राष्ट्रपति रूहानी से ट्रंप की मुलाकात के चांसेस हैं, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हैं और वे ज़रूर मुलाकात की कोशिश करेंगे। यानी पोम्पियो खुद भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप और हसन रूहानी के बीच मुलाकात हो जाए। उधर संयुक्त राष्ट्र संघ में ईरान के परमानेंट एम्बेसडर मजीद तख्त रवांची ने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि जब तक अमेरिका जो इकोनॉमिक टेररिज्म है उसको कहा जाता है कि जो पाबंदियां जिस तरह से लगा रहे हैं, ईरान उसको इकोनॉमिक टेररिज्म कह रहा है, उसे बंद नहीं करता तब तक अमेरिका से बातचीत नहीं की जाएगी। आपको बता दूं कि जॉन बोल्टन उन 4 लोगों में शामिल हैं जिन्हें ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जवाद ज़रीफ बी टीम कहते रहे हैं। इनमें इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन जायद भी शामिल हैं। अब से पहले ट्रंप बोल्टन के बारे में कह चुके थे कि जॉन बोल्टन जंग चाहते हैं, मैं सबकी सुनता हूं लेकिन फैसला मैं खुद करता हूं। तो ये बहुत ही दिलचस्प डेवलपमेंट सामने आए हैं कि एक तरफ जॉन बोल्टन को अलग किया गया है और उसके फ़ौरन बाद ईरान के साथ बिना शर्त के बातचीत करने की बात कही है। लेकिन मैं आपको फिर एक बार बताऊं कि ईरान की तरफ से ये बात बहुत साफ तौर पर फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पर,
उससे ऊपर प्रेसिडेंट हसन रूहानी के लेवल पर, और सबसे ऊपर जो सबसे बड़े नेता वहाँ के हैं, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की तरफ से ये बात बहुत खुल करके कही जा चुकी है कि जब तक अमेरिका ईरान न्यूक्लियर डील में वापस नहीं आ जाता और जो पाबंदियां अमेरिका ने ईरान पर लगाई हैं उनको ख़त्म नहीं कर देता, तब तक अमेरिका से बातचीत नहीं होगी। तो ये बहुत ही दिलचस्प डेवलपमेंट था जो मैंने सोचा आपको बता दूं। और आपको फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।